नमस्कार। पंचायती राज संस्थाओं पर हमारी जो चर्चा पिछले क्लासेस में चल रही थी, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि भारत में पंचायती राज का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, प्राचीन भारत में उसका स्वरूप कैसा था, मध्य युग में कैसा रहा और आधुनिक युग में अंग्रेजों के आगमन के साथ पंचायती संस्थाओं का स्वरूप कैसा परिवर्तित हुआ। स्वतंत्रता के बाद पंचायत संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये भी हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि हालिया वर्षों में पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए, चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो संविधान में 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम लाया गया 1992 में, 73वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उन्हें मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई, उनकी जो कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया और लोकतंत्र की शिक्षा के साधन के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाने के लिए ये संशोधन अधिनियम लाया गया और संविधान में 12वीं अनुसूची के तहत इनको संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कानून बनाकर पंचायत संस्थाओं का गठन किया और उनको अधिकार सौंपे। मसलन यूपी गवर्नमेंट ने 1994 में यूपी पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया और उसके तहत पंचायतों को अधिकार प्रदान किए। पंचायतों की कार्य प्रणाली में एक नियमितता, निरंतरता लाने की कोशिश की गई। तो ये था पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक आधार, जो एक माइलस्टोन है पंचायत राज संस्थाओं के विकास की दृष्टि से। लेकिन कई दशक बीत गए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुए भी, किंतु आज भी हम देखते हैं कि पंचायतों में बहुत कमियां हैं। पंचायतों में वो क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है कि वो अपनी विकास योजनाएं खुद बना सकें, अपने बजट का निर्माण खुद कर सकें। लिहाजा उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से प्रयास सरकारी स्तर पर किए गए हैं और किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। 2022 से शुरू किया गया यह अभियान 26 तक चलना है और इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की जो संस्थागत क्षमता है उनको मजबूत करना है, ताकि उनके गठन का जो लक्ष्य है कि एक तरफ तो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो, ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर लोगों को अधिक सुविधाएं मिलें, जीवन शैली अच्छी बने और साथ ही साथ उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो। एक लोकतांत्रिक सरकार कैसे काम करती है, कैसे नीतियों को बनाती है, कैसे लागू करती है, क्या क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं, इन सब का प्रशिक्षण भी लोकल लेवल पर लोगों को मिल सके, ये उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं का रहा है। लेकिन चूंकि व्यवहारता वो बहुत कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए इन पर फोकस करते हुए स्पेशली ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी भी चल रहा है। और इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करना है, यानी कैसे वो अपने कामकाज में आईटी का प्रयोग कर सकती हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकती हैं
और इसके लिए उन्हें कैसा और क्या प्रशिक्षण दिया जाना है, ये भी इस अभियान का लक्ष्य रखा गया। और लक्ष्य ही नहीं रखा गया बल्कि इस पर काम भी हो रहा है। नवंबर 2025 तक जो डेटा उपलब्ध है, उसके अनुसार अब तक लगभग 33 लाख पंचायत कार्मिकों को उनके कामकाज का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्योंकि एक बड़ी कमी महसूस की गई कि जो कार्मिक लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पर हो, ब्लॉक पंचायत लेवल पर हो, या जिला पंचायत हो, शहरी निकायों के स्तर पर हो, उन कार्मिकों को आज के युग के अनुरूप तकनीकी ज्ञान नहीं है। तो उनको तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। और कार्मिकों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता में वृद्धि तो की ही जा सक रही है, ताकि वो योग्यता के साथ, क्षमता के साथ अपना पूरा डिवोशन दे सकें ग्रामीण विकास में, नगरीय विकास में, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बना सके। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ ग्राम स्वराज अभियान में जो पंचायत भवन है, उनका भी निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक पंचायतों के पास कोई अवसंरचना उपलब्ध नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था। वो कहाँ बैठकर किस एनवायरनमेंट में काम करें, ये तय नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा अब गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि कम से कम हर पंचायत के पास एक पंचायत भवन होना चाहिए, और उसके पास अपने कंप्यूटर्स होने चाहिए, और कंप्यूटर के संचालन का प्रशिक्षण भी समय समय पर विभिन्न कार्मिकों को प्रदान किया जा रहा है इस अभियान के तहत। इसके साथ साथ डिजिटल युग के अनुरूप ई पंचायतों का डेवलपमेंट किया जा रहा है डिजिटल गवर्नेंस के तहत। ई पंचायत क्या है? ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। पंचायतों को इस काम के लिए सक्षम बनाया जा रहा है प्रशिक्षण देकर, कि उनके द्वारा जो वित्तीय लेन देन है वो ऑनलाइन किया जाए। पीएफएमएस के माध्यम से पंचायतों द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया भी जा रहा है, और केवल भुगतान ही नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से खर्च किए गए धन का लेखांकन किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, और उनका लेखा परीक्षण भी किया जा रहा है कि जो धन उन्हें आवंटित हुआ या जो धन उन्होंने जुटाया, उसका किन उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया। क्या जो विकास योजनाएं बनाई गई थीं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना रही हो, राज्य सरकार की योजना रही हो, या जिले स्तर पर योजना बनाई गई है, उसके लिए क्या, कितना और किस रूप में धन खर्च किया गया। धन खर्च करने में प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं, कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं रही। ये सारी बातें अंकेक्षण के तहत आ जाती हैं। और न केवल अंकेक्षण सरकारी एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी, यानी ग्राम के लोगों को भी, नगर के लोगों को भी इस बात का अधिकार है कि वो ये जान सके कि उनके नगर के विकास के लिए, उनके ग्राम के विकास के लिए जो धन एकत्रित हुआ, जो राजस्व आया, उसका क्या और कैसा, कहां पर उपयोग किया गया। तो ये सब कुछ डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से हो रहा है, डिजिटल गवर्नेंस के अम्ब्रेला के तहत हो रहा है। केवल राज्य स्तर पर ही या केंद्रीय स्तर पर ही डिजिटल गवर्नेंस का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि ई पंचायतों के रूप में लोकल लेवल पर भी हम ये पहल देखते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत। एक और नया प्रयास किया गया है हाल में, वो है स्वामित्व योजना। गांव में जो भू संपत्ति होती है, अक्सर उसके स्वामित्व को लेकर झगड़ा होता है।
डिसाइड नहीं हो पाता कि किसकी भू संपत्ति कहाँ तक है, किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। इस समस्या के हल के लिए गवर्नमेंट ने हाल हाल ही में स्वामित्व योजना शुरू की है। ये योजना ड्रोन के आधार पर संपत्ति का मानचित्र तैयार करती है, आकाश से ही उसका मानचित्रण करती है, और वो मानचित्र ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिसर्स को दिखाई देता है। और उस मानचित्र के आधार पर ही वो ग्रामीण परिवारों की संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करते हैं, उनके संपत्ति संबंधी वैधानिक अधिकार को मान्यता देते हैं। इस पहल से लाभ ये हुआ है कि कृषि भूमि संबंधी जो विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, उन विवादों में कमी आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्लियर कर देती है कि किसकी भू सीमा कहाँ तक है। और इससे आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है, क्योंकि धन का अपव्यय नहीं हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जगह बैठे बैठे ही सही सही सूचना प्राप्त हो जा रही है। अब फील्ड सर्वे करने में, भूमि के मापन में जो धन खर्च होता था, जो समय लगता था, उस समय की बचत हो रही है। तो ये एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को सशक्त तो करती ही है, साथ ही उनके शासन प्रशासन में पारदर्शिता भी लाती है। काम कम समय में संपन्न हो जाता है। तो ये तो थे ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, उनको कार्यकुशल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो पहल की गई है वो। अब हम देखेंगे कि नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरीय संस्थाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और चूंकि नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ने के साथ साथ उनमें जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ रहा है, नागरिकों की ज्यादा सुविधाओं के लिए डिमांड बढ़ रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही नगरीय संस्थाएं इन सारी डिमांड्स के अनुसार, इन सारी अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को सक्षम और सशक्त साबित कर सके, इसके लिए उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नगरीय स्तर पर कैसे डेमोक्रेसी डेवलप हो, लोगों की जन सहभागिता कैसे बढ़े, और साथ ही नगरीय स्वशासन की संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कार्मिक हैं, उनकी कार्यकुशलता में कैसे वृद्धि हो। इस बात के लिए प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों में वार्ड समितियां बनाई गई हैं, जिन वार्ड समितियों में अध्यक्ष के रूप में तो जो एक काउंसलर होता है जिसको जनता चुनकर भेजती है अपने नगर की परिषद में, नगर निगम में या नगर पालिका में, वार्ड समिति का अध्यक्ष उस एरिया से चुना गया पार्षद होता है। लेकिन इस वार्ड समिति की खासियत यह है कि इसमें अन्य ऐसे लोग भी होते हैं, आम नागरिकों में से भी लोग लिए जाते हैं जिनकी नगर विकास में रुचि होती है, जो अपनी पहल पर सजेशन दे सकते हैं कि नगर में क्या, कैसे और कहाँ सुधार करने की जरूरत है, डेवलपमेंटल कार्यों को कैसी दिशा देने की जरूरत है। तो नागरिकों का समूह जो सक्रिय रहता है वो इन वार्ड समितियों का मेंबर होता है। इससे जन सहभागिता बढ़ती है। नगर प्रशासन के कार्य को संचालित करने में नागरिकों की सीधी सहभागिता सुनिश्चित करने में इन वार्ड समितियों का बड़ा रोल है। वार्ड समितियों के माध्यम से नागरिक जो नगर विकास में रुचि रखते हैं, वो नगरीय स्वशासन में काम करने वाले कार्मिकों को, अपने पार्षदों को सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसे जिससे नगर विकास को एक नया आयाम प्राप्त होता है।
इसी संदर्भ में एक पहल की गई है मेयर इन काउंसिल प्रणाली का, जो अभी कुछ राज्यों में ही लागू है, खासतौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी, मेयर इन काउंसिल। अक्सर जब नगरीय संस्थाओं के समक्ष चुनौतियों की बात कही जाती है, तो ये कहा जाता है कि नगरीय स्वशासन में मेयर को ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत है। अभी तक राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता रहा है नगर कमिश्नर के माध्यम से इन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में, और इनकी शिकायत रहती है कि इन्हें ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। यानी नगरीय विकास के लिए ये अपने आप को जिम्मेदार नहीं बना पाते। उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव डेवलप करने के लिए मेयर इन काउंसिल का कंसेप्ट लाया गया है। यानी एक नगर का मेयर जो सीधे जनता द्वारा भी चुना जा सकता है, और पार्षद जो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, वो अपने में से भी एक मेयर का चुनाव कर सकते हैं। जैसे भी चुना जाए, लेकिन उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव डेवलप होना चाहिए। और इसके लिए ये पहल की गई है कि मेयर की अपनी एक काउंसिल होगी, और वो काउंसिल उसके निर्देशन में काम करेगी। यानी मेयर इन काउंसिल ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट कार्य करती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, या राज्य स्तर पर कैबिनेट कार्य करती है, मंत्रिपरिषद कार्य करती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और वो सभी जवाबदेह होते हैं संसद के प्रति, विधानसभा के प्रति। वैसे ही मेयर इन काउंसिल, यानी मेयर को अगर जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वो अपने काउंसिल के मेंबर्स के साथ मिलकर नगर विकास में ज्यादा पहल करेगा और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। वो अपनी जिम्मेदारी को टालेगा नहीं, बचेगा नहीं, राज्य सरकार के ऊपर डालने की कोशिश नहीं करेगा। यानी नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए, नगर निगमों को मजबूत बनाने के लिए मेयर के रोल को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है हालिया वर्षों में। और समय समय पर नगरीय स्वशासन के डेवलपमेंट के लिए, उसमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु जो कमेटीज बनाई गई, जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना, या समय समय पर सीएजी की रिपोर्ट में भी कुछ मुद्दे उठाए गए, उन सभी मुद्दों को एड्रेस करते हुए ये पहल की गई है। तीसरी बात कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की जो कार्यक्षमता है उसको बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सूचकांक का निर्माण किया गया है, जिसके तहत हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यों को मापा जाता है कुछ मापदंडों के तहत, और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। किस आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं? कि कौन सी कॉरपोरेशन अपने नगर में रहने वाले लोगों को ज्यादा सुविधाएं, जल्दी सुविधाएं प्रदान कर रही है, उनके जीवन को सहज और सरल बना रही है, उनकी जीवन शैली में बदलाव ला रही है। केवल आर्थिक मोर्चे पर विकास करके ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी उन्हें मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करा रही है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है, आधारभूत संरचना उपलब्ध करा रही है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रही है, स्वच्छता का वातावरण उपलब्ध करा रही है, शिक्षा की व्यवस्था कर पा रही है। इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को अंक प्रदान किए जाते हैं। इससे उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धी भावना का भी विकास होता है, और उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये प्रयास किया गया है नगरीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके परफॉर्मेंस में कार्यकुशलता लाने के लिए,
और त्वरित कार्यवाही करने के लिए, शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, वो इसलिए। इसके साथ साथ वित्त का मुद्दा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और स्थानीय संस्थाओं की शुरू से ये शिकायत रही है कि उनके पास पर्याप्त वित्त नहीं होते, संसाधन नहीं होते। हालांकि 72वें और 73वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं को अपने संसाधन खुद सृजित करने का अधिकार दिया गया है, और खुद वो टैक्स लगा सकती हैं, वसूल सकती हैं, और खुद विकास योजनाएं बना सकती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि पंचायत संस्थाएं अब भी निर्भर करती हैं केंद्र सरकार के अनुदान पर, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन पर। इसके लिए उनकी क्षमता निर्माण के लिए, कैसे वो अपना धन अर्जित कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण तो दिया जा ही रहा है। साथ ही बाजार अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स का प्रचलन शुरू हुआ है कि पंचायतें भी, चाहे वो नगर पंचायतें हो या नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हो या ग्राम स्वशासन की संस्थाएं, वो अपने धन को बॉन्ड्स के रूप में बाजार में लगा सकती हैं, और वहां से जो मुनाफा आएगा, उस मुनाफे का प्रयोग वो ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगा सकती है। एक नया प्रयास वित्तीय दृष्टि से ये किया गया है कि अब क्लाइमेट बजट का निर्माण किया जा रहा है। यानी नगरीय संस्थाओं का जो बजट है, उसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जलवायु संकट से निपटने के लिए एक खास धनराशि मुहैया कराई जा रही है, ताकि पंचायतें उस दिशा में पहल कर सके। और इस तरह का बजट बनाने वाली मुंबई का जो नगर प्रशासन है, वो पहला नगर प्रशासन है। मुंबई नगर पालिका के द्वारा ये पहल की गई क्लाइमेट आधारित बजट बनाने की। यानी बजट में एक धनराशि, एक मुश्त धनराशि जलवायु संकट से निपटने के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए, आवंटित किया जाना चाहिए। ये पहल मुंबई नगर निगम के द्वारा की गई। धीरे धीरे अन्य नगरों के द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। इसके साथ साथ वित्तीय दृष्टि से उनको साउंड बनाने के लिए, यानी उनके धन में खर्च कम करने के लिए, अपव्यय रोकने के लिए, मितव्ययिता लाने के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ड्रोन के माध्यम से लैंड यूज का पता किया जा रहा है कि नगर में जो भूमि है, नगर पालिका की जो भूमि है, शहर की जो भूमि है, उसमें कहाँ कहाँ कैसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ज्ञात करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कहाँ जमीनें खाली हैं, कहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, कहाँ बंजर जमीन है, लैंड का यूज फर्दर कैसे अच्छी तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए मास्टर प्लान, यानी जो विकास योजना बनाई जाती है, मुख्य विकास योजना बनाई जाती है नगर निगमों के द्वारा, हम्म, या अन्य नगरीय अभिकरणों के द्वारा, विकास प्राधिकरणों के द्वारा भी बनाया जाता है मास्टर प्लान। तो अब उन्हें सिटी का भ्रमण करके, जगह जगह जाकर, माप करके समय और धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब वो ऑफिस में बैठकर जीआईएस सिस्टम से भूमि का मापन कर सकते हैं, उसका लेखा जोखा रख सकते हैं, और भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। इसके साथ साथ स्पंज सिटी की अवधारणा डेवलप हुई। स्पंज सिटी का कंसेप्ट चाइना के द्वारा दिया गया, जो वर्षा जल के संरक्षण का लक्ष्य रखता है।
कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को नेचुरल तरीके से सुरक्षित रखा जाए, और जो प्रकृति के द्वारा चुनौतियां पेश की जा रही हैं, बाढ़ संबंधी या पेयजल का संकट उपस्थित हो रहा है, उनसे कैसे निपटा जाए, उसमें ये अवधारणा बड़ी कारगर साबित हो रही है। वर्षा का जल सुरक्षित किया जा रहा है विभिन्न घरों में, तालाबों में, ताकि वाटर का, पानी का संरक्षण हो सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके, और फिर उसी पानी का प्रयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जा सके। या फिर अगर बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के एक्सेस पानी को कैसे मैनेज किया जा सके, ताकि पानी का यूज भी हो जाए और असुविधा भी ना हो। नेचुरल तरीके से कैसे मैनेज किया जाए एनवायरनमेंट को। तो सिंचाई के लिए तो उसका प्रयोग होगा ही, साथ ही उस पानी को संसाधित करके और प्योरीफाई करके उसे पेयजल के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। हम सब ये जान रहे हैं कि आज दुनिया में पेयजल का संकट उपस्थित हो रहा है, और बहुत से नगरों में ओवर पॉपुलेशन की वजह से, या जरूरी कदम न उठाए जाने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, या अन्य कारणों से पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल का यदि संरक्षण होता है, भूमि के अंदर उसे स्टोर किया जाता है, तो उसी पानी का प्रयोग हम पेयजल के रूप में कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई करके। तो ये एक नया कंसेप्ट नगरीय स्वशासन के संदर्भ में डेवलप हो रहा है, जो नगरीय स्वशासन को अपने नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने में सक्षम बना पा रहा है, उनकी जीवन शैली को इजी बनाने में, सहज बनाने में, ज्यादा अच्छा बनाने में ये अवधारणा कारगर साबित हो रही है। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया है, और कुछ नए तकनीकी नवाचारों को डेवलप किया गया है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, 2015 में शुरू किया गया, और 100 शहरों में प्रारंभ में टारगेट रखा गया कि इस मिशन को लागू किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन क्या करता है? इस मिशन के तहत जो शहर चुने गए हैं, उन शहरों में रहने वाले लोगों को स्मार्टली लाइफ जीने में सहयोग करता है ये मिशन। स्मार्टली लाइफ कैसे जिएगा आदमी? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। कौन सी टेक्नोलॉजीज आधुनिक युग में चल रही हैं? समसामयिक दौर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा एनालिटिक्स, इन सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए शहरी प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोगों का जीवन सुविधाजनक बन सके, लोग स्वस्थ जीवन जी सकें, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण शहर का विकास हो सके, शहर में रहने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो, और सबको रोजगार उपलब्ध हो, लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट भी हो सके। अक्सर ये माना जाता है कि आर्थिक विकास की गतिविधियों के कारण ही पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हम विकास को भी नहीं छोड़ सकते, और पर्यावरण के साथ भी अनदेखी नहीं कर सकते। हमें दोनों चाहिए, विकास भी चाहिए और सुरक्षित स्वच्छ पर्यावरण भी चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए दोनों ही मोर्चों पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की जा रही है। कचरे की समस्या शहरों में बड़ी भारी समस्या है। इस कचरा प्रबंधन के लिए
हालिया प्रयास जो किए गए हैं वो आरएफआईडी आधारित कचरा उठाने वाली गाड़ियां और सीसीटीवी की निगरानी। हम सब ये देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसके पार्ट हैं कि घर घर आजकल कचरा उठाने वाली गाड़ियां नगर निगम की आती हैं। और इन गाड़ियों पर मॉनिटरिंग रखी जाती है आरएफआईडी के माध्यम से कि वो किस रूट पर जा रही हैं, कितनी देर खड़ी हो रही हैं, कहाँ से कचरा उठा रही हैं और कहाँ उन्हें डंप कर रही हैं। यानी अब कार्मिक भी अपने कार्यों में कोताही नहीं बरत सकते। उन पर भी सर्विलांस है, निगरानी है, सीसीटीवी के माध्यम से और आरएफआईडी के माध्यम से। कुछ नए अभियान शुरू किए गए हालिया समय में, जिससे सड़कें खाली मिल सकें और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए साइकिल्स फॉर चेंज ये अभियान शुरू किया गया कि अगर चेंज लाना है शहर के वातावरण में तो हमें साइकिल पर चलने का अभ्यास करना होगा। कम दूरी की जगहों पर जाने के लिए हम साइकिल का प्रयोग करें, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सड़कों पर जगह भी नहीं घिरेगी। वाहनों से निकलने वाले धुएं से भी बचाव होगा, प्रदूषण से भी बचाव होगा। और स्ट्रीट्स फॉर पीपल, सड़क सभी लोगों के लिए है, सभी उसका प्रयोग करें, लेकिन जब वो साफ सुथरी होगी, प्रदूषण रहित होगी, तभी उसका प्रयोग आम लोग कर पाएंगे। तो इन अभियानों के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन को साधा जा रहा है। और ये इन सारे हालिया प्रयासों का उद्देश्य नगर स्वशासन को सशक्त तो बनाना ही है, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना तो है ही, साथ ही साथ उन्हें भी इन कार्यों में इन्वॉल्व करते हुए, उनकी सहभागिता बढ़ाते हुए लोकल लेवल पर जनतांत्रिक प्रक्रिया को भी मजबूत बनाना है। अब इस विषय में अगर हम विश्लेषण के बिंदुओं को देखें तो वो बिंदु क्या कहते हैं कि डिजिटलीकरण के प्रयास तो किए गए हैं, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन व्यवहार में उसके परिणाम अभी सीमित ही हैं। हम सब ये जानते हैं कि जो सतत विकास के लक्ष्य घोषित किए गए यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 तक उन 17 विकास लक्ष्यों को हासिल करना है, उनमें से एक संस्थागत मजबूती भी है। विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं को मजबूत करना विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। तो ये सारे प्रयास उसी संस्थागत मजबूती के विकास लक्ष्य की दृष्टि से ही किए जा रहे हैं, लेकिन अभी इस दिशा में प्रयास और भी ज्यादा किए जाने की जरूरत है ताकि जमीनी स्तर पर वो फलीभूत हो सके। क्योंकि अब भी तमाम बजट बनाने की ट्रेनिंग के बावजूद जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो अब भी इस आशा में रहती हैं कि केंद्र सरकार से बजट मिले, राज्य सरकार से बजट मिले, तब वो कार्यों को करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट्स में बताया गया, तमाम रिपोर्ट्स में, कि अभी देश में केवल 4-5% ग्राम पंचायतें ही अपने बजट का निर्माण करने में सक्षम है, राजस्व की वसूली करने में सक्षम है। तो जमीनी लेवल पर उतर कर ये काम करना होगा। पंचायतों को न केवल प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि उनका सहयोग भी किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए कि वो एक्चुअली अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें और जहां जहां जो जो चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं उन चुनौतियों का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकें। तो ये था हालिया समय में पंचायत संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा है
कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप चैट के माध्यम से कर सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।